Assalamu alaikum student. Metropolitan Foundation School revision base video. Introduction. Assalamu alaikum student. Hope you all are fine. Dear student, as you all know that your month of January syllabus has been completed in your previous video. Now today video is based on your revision work from November to January. प्यारे बच्चों, आपका जनवरी का सिलेबस लास्ट वीडियो में ख़त्म हो चुका है, इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि आपको एक रिवीजन बेस वीडियो दी जाए ताकि प्रीवियस लेक्चर्स जो आपसे मिस हो गए हैं या जो आपके समझ में नहीं आए हैं उसके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ओके, नाउ टुडे वीडियो इज़ बेस्ड ऑन योर रिवीजन वर्क फ्रॉम नवंबर टू जनवरी. The reason of this video is if you have still any problem regarding to that chapters become clear. So dear student, watch this video very carefully and try to understand. I will give you the question answer of these chapters and exercises of this chapter in your WhatsApp group. प्यारे बच्चों, इन लेक्चर्स के, इन सब्जेक्ट्स के, इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर हैं या एक्सरसाइजेस हैं, मैं आपको वीडियो पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैंने यही देखा है कि वीडियो पे जो आपको हम लोग असाइनमेंट देते हैं वो आप लोग की कंप्लेन यही होती है कि ब्लर आ रहे हैं. वो एक्चुअली ब्लर नहीं होते, लेकिन ये है कि जब आप उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं तो उसमें आप जो उसकी वीडियो उतारते हैं, जो पिक्चर उतारते हैं, वो ब्लर हो जाती है. तो मुनासिब यही है कि आपको वीडियो पे इसका स्क्रीनशॉट दे दिया जाए. ओके, नाउ आवर फर्स्ट चैप्टर इन मंथ ऑफ नवंबर, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, लेमिनेशन एंड द ग्रोथ इन लिविंग थिंग्स. इसकी समरी के लिए स्टूडेंट आप देखें पेज नंबर 37. हमारा ये चैप्टर जिसमें कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, लेमिनेशन एंड द ग्रोथ इन लिविंग थिंग, इसकी समरी आपको मिलेगी पेज नंबर 37 ऑन योर बुक पेज. हियर इज द लिस्ट ऑफ की पॉइंट्स टू रिमेंबर. इस समरी में आपको कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए कि इस चैप्टर में क्या था. A situation that make an organism react is known as a stimulus. The reaction to the stimulate is called a response. The two main kinds of response are reflex and modified. आपको इसमें बताया गया था कि एक ऑर्गन जो है वो रिएक्ट करता है किसी भी रिएक्शन के तौर पर. Stimulate are of two type, external and internal. इसके आपको टू टाइप्स बताई गई थी कि एक एक्सटर्नल होती है यानी कि अंदरूनी, और एक होती है इंटरनल यानी कि बैरूनी. The life activities of animals are coordinated by the nervous system and the endocrine system. जानवरों में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो बेस करती हैं नर्वस सिस्टम पर. The human nervous system consists of the brain. और इंसानों का जो नर्वस सिस्टम होता है वो बेस करता है किस पर? ब्रेन पर. स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स एंड 5 सेंसेस ऑर्गन. एक इंसान के अंदर स्पाइनल कॉर्ड या कि रीढ़ की हड्डी, नर्व्स यानी कि उसके खोद जो होती है उसके, और 5 सेंसेस, ये सब ऑर्गन्स होते हैं. The sense organs provide information. हमें सेंसेस के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, यानी कि कहीं से भी दर्द की, खुशी की या किसी भी ऐसी चीज़ की जो इंफॉर्मेशन होती है वो फ़ौरन दिमाग को पहुंचती है. द ब्रेन कंट्रोल और द फंक्शन ऑफ द बॉडी. क्योंकि दिमाग जो होता है वो हमारे जिस्म के तमाम अज़ा के बॉडी पार्ट्स को के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स ट्रांसमिट मैसेज टू द फ्रॉम द ब्रेन. और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी कहलाती है बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है. ये नर्व्स को ट्रांसमिट का मैसेज
टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन को तमाम मैसेज किसी के ब्रेन को ट्रांसफ़र करती है। द नर्वस सिस्टम इट मेड ऑफ नर्व सेल्स कॉल्ड न्यूरन्स। हमारा नर्वस सिस्टम जो बेस करता है किसी भी चीज़ पे, यानी कि जो बना हुआ होता है, वो न्यूरन्स कहलाता है। द हार्मोन्स secreted by the glands of the endocrine system control growth, development, behavior and reproduction। ये एंड्रोइन का सिस्टम जो होता है वो किसी भी इंसान के अंदर कंट्रोल करता है ग्रोथ के सिस्टम को, उसके डेवलपमेंट को, उसके बिहेवियर को और रिप्रोडक्शन के अमल को, जो कि किसी भी इंसान के अंदर होता है। इन पार्ट्स कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस बाय हार्मोन्स। कोऑर्डिनेशन में जो अवामिल काम करते हैं वो हार्मोन्स होते हैं। मूवमेंट इन प्लांट्स इज स्लो। प्लांट्स के अंदर मूवमेंट स्लो होती है। एंड ऑकर्स इज रिस्पॉन्स टू लाइट ग्रेविटी, क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटी की जो सलाहियत होती है वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है। अमीबा पैरामेंटेशन and the move by means of reproduction cilia and flagella respectively। ये तमाम अमाइल जो अमीबा के अंदर होते हैं ये किसी भी सेल को काम करने में मदद देते हैं। मोस्ट एनिमल यूज मस्कुलेंस। कोई भी जानवर जो होता है वो यूज़ करता है मस्कुलेंस को। एंड मस्कुलेंस अलॉन्ग विद बोन्स फॉर मूवमेंट। और इसके जो मस्कुलर होते हैं वो किसी भी बोन से जुड़े भी होते हैं। देयर मूवमेंट इज नोन एज द मस्कुलर मूवमेंट। और उनकी जो मूवमेंट कहलाती है वो मस्कुलर मूवमेंट कहलाती है। इन ह्यूमन्स द स्केलेटन मूव्स एट द जॉइंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स। और इंसानों के अंदर जबकि क्या होता है, स्केलेटन यानी कि इंसानों का जो ढांचा होता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है वो जॉइंट होता है मसल्स से। ओके, जिसकी बनिस्बत वो हड्डियाँ काम करती हैं और उन्हें हिलने जुलने में एक ग्रिप सी मिलती है। इन प्लांट्स ग्रोथ continues throughout their life and is confined to certain growth region। जबकि प्लांट में क्या होता है वो कंटिन्यू जो उनकी लाइफ सर्कल जो होता है वो कन्फिट करती हैं अपने ग्रोथ रीजन्स के अंदर। इन एनिमल्स ग्रोथ स्टॉप आफ्टर अ सर्टन एज एंड इज यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि एक ख़ास एज पे जाने के बाद उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है और एक ये जो अमल होता है ये यूनिफॉर्म होता है, यानी कि तमाम प्लांट्स के अंदर जो बॉडी होती है किसी भी प्लांट को ले लें वो सेम होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, लुमिनेशन एंड द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग कि किसी भी इंसान के अंदर उसकी ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, किस तरह इसकी लुमिनेशन होती है, किस तरह इसकी ग्रोथ होती है। ओके, आपको नॉलेज जो इससे मिली है स्टूडेंट वो है समटाइम्स योर सेंसेस कैन फॉल यू। बात होता है सेंसेस जो होते हैं वो हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। व्हेन यू स्पिन इन सर्कल एंड सडनली स्टॉप यू फील डिजी। हम जब एकदम चक्कर ले रहे होते हैं या राउंड घूम रहे होते हैं तो हम जब उसको स्टॉप करते हैं तो एक डिजी यानी कि चक्कर से हमें महसूस होते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज the fluid present in your inner ear continue to move after you have stopped। ये इस वजह से होता है कि हमारी आँखों के अंदर जो होते हैं इनर बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो स्टिल भी मूव कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आते हैं। दिस send a message to the brain that you are still spinning। और जबकि ये चीज़ जो होती है वो ब्रेन को हमें मैसेज प्रोवाइड करती है कि हम अभी भी जैसे घूम रहे हैं। However, जो भी हो, your eyes report to brain that you have stopped। कुछ भी हो, ब्रेन जो होता है, आइज जो होती हैं हमारे ब्रेन को ये मैसेज प्रोवाइड करती हैं कि आया कि अभी हम रुक गए हैं या अभी हम चक्कर में ही हैं।
द कन्फ्यूजन क्रिएट इन द ब्रेन लीड्स टू अ डेजी फीलिंग। अब जाहिर बात है, जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन को मिलती है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड या और आपको जो दूसरे ऑर्गन्स बताए गए हैं उनके थ्रू, वो उसी पे काम करता है और हम फिर फील करते हैं जैसा कि हमें चक्कर से आ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर इंशाल्लाह मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूँगी बिकॉज ऑफ योर कन्वीनियंट, कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर या आपकी एक्सरसाइज जो है उनकी फ़ोटो जो है ब्लर मालूम हो रही होती है, जिसके लिए आपको प्रॉब्लम होती है और बार बार आपकी कंप्लेनिंग यही होती है कि हमें ब्लर से नज़र आ रहे हैं और हमसे लिखा नहीं जा रहा। तो इसीलिए मैंने अब सोचा है कि आपको जैसे क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं, जो कि मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, अगर अभी भी आपके पास वो क्वेश्चन मौजूद हैं तो आप दोबारा उसको इज़ बेटर रीराइट कर लें, क्योंकि जितना भी इंसान लिखता है रीराइट अगेन एंड अगेन करता है तो उससे उसकी लर्निंग की खोज जो है वो बढ़ती है और आपके लिए इजी हो जाता है चैप्टर को समझना और फिर उसका आंसर प्रोवाइड करना। आपके मंथ ऑफ नवंबर का चैप्टर था, जिसमें आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसकी समरी प्रोवाइड कर दी है कि इसमें आपको बताया क्या जा रहा है। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जब तक आप चैप्टर को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से क्लियरेंस नहीं होगी कि क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है, आप आंसर को ना तो अच्छी तरह याद कर सकते हैं और ना ही फिर हमें इसको आंसर हमें अच्छी तरीके से दे सकते हैं। आपके इस चैप्टर में कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और डोमिनेशन और ग्रोथ के बारे में लिविंग थिंग में बताया गया था। इन तमाम अवामिल का जो असर होता है वो सिर्फ लिविंग थिंग पे ही होता है। ये एक मेन बात है जो मैं ज़रूर समझूंगी कि आपको बता दूं कि इस चीज़ का अमल जो होता है वो लिविंग थिंग में ही होता है। नाउ वी टॉक अबाउट आवर यूनिट 4 मंथ ऑफ दिसंबर, रिप्रोडक्शन। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको अपने मंथ ऑफ दिसंबर के रिप्रोडक्शन के अमल में बताया था कि रिप्रोडक्शन असल में होता क्या है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक चीज़ से दूसरी चीज़ का पैदा होना। जब रिप्रोडक्शन होती है इसी तरह वो चीज़ कायम व दायम रहती है। आपने बहुत से ऐसे जानवर के बारे में सुना होगा जैसे कि पांडा वगैरह हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का अमल कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि उनकी तादाद ही कम हो गई है। इसलिए जितना भी रिप्रोडक्शन का अमल किसी चीज़ में जारी रहता है, इतनी उसकी तादाद बढ़ती रहती है और उसकी नस्लें बढ़ती रहती हैं। और जब ऐसा नहीं होता तो उनकी नस्ल स्टॉप हो जाती है, चाहे वो प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, ह्यूमंस में हो, तो फिर उनकी नस्ल आगे बढ़ना ख़त्म हो जाती है। ओके, इसके लिए भी टेक अ लुक योर पेज नंबर 47। इसके लिए आपको अपना पेज नंबर 47 देखना होगा, जिसमें आपको कुछ की पॉइंट्स बताए गए हैं ताकि कि आप ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ सकें। Okay, student, let's start. Reproduction is the process of producing new individual of the same kind. अब आपको यहाँ बताया जा रहा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो एक तरीके का प्रोसेस होता है, एक तरीके का आपको कहना चाहिए प्रोसेस मीन जारी होती है एक चीज़ जिसे रिप्रोड्यूसिंग होती है, नई क्या कहते हैं चीज़ डेवलप हो रही होती है इंडिविजुअली तौर पर सेम काइंड से, यानी उसी चीज़ से एक दूसरी चीज़ बन रही होती है, डेवलप हो रही होती है। ओके, अब जब हम यहाँ पर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन के जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और दूसरी सेक्सुअल प्रोडक्शन होती है। ओके, नाउ टेक अ लुक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें किसी एक भी पेरेंट्स के होने से रिप्रोडक्शन हो जाती है। दोनों पेरेंट्स का होना यानी कि मेल और फीमेल दोनों का होना ज़रूरी नहीं होता। फ्यूजन, बडिंग, फॉर्गामेंटेशन, स्पेरोफॉर्मेशन, vegetative reproduction, and regeneration are examples of asexual reproduction.
हमने आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में बताया था कि किस तरह एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन होती है। एक होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये आर्टिफिशियल तरीके से होती है। ओके, यानी कि हमने आपको यहाँ पर गन्ने की मिसाल दी थी और गुलाब के फूल की मिसाल दी थी कि किस तरह एक टहनी को काट कर दूसरे से मिला दिया जाता है, उसको यानी कि टाइट अप किया जाता है, जिससे रिप्रोडक्शन होती है और एक नया पौधा जन्म लेता है। ओके, इसके बाद हमने आपको मिसाल दी थी रीजनरेशन कि रीजनरेशन किस तरह होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसकी मिसाल हमने आपको इस तरह भी दी थी कि एक पौधा है, उसको हमने बहुत लंबा पौधा है, उसको हम थोड़ा सा झुकाव देकर उसकी जो टहनी थी वो हम ज़मीन में दबा देते हैं, उसको पानी वानी देते हैं, तो वहीं से एक नया पौधा जो है जन्म लेता है, नया पौधा डेवलप करता है, उसको हम एसेक्सुअल का रीजनरेशन के उसके रीजनरेशन का ये कहलाएगा कि रीजनरेशन का अमल होता है। ओके, several artificial methods have been developed for vegetative reproduction. अब आपको यहाँ पर यही बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन के कई मेथड हैं। इनमें मैंने आपको बताया था कि एक टहनी को काट के दूसरी टहनी से मिला दिया जाता है, टायर अप किया जाता है, तो इससे रिप्रोडक्शन होती है। इसी तरह एक बहुत क्या कहते हैं, ऊंची शाख को ज़मीन में दबाकर उसको पानी दिया जाता है, तो उससे भी रिप्रोडक्शन होती है। इसी तरह एक कटिंग का अमल होता है। अब जैसे इसके लिए हम अमूमन कहते हैं कि बहुत से पौधों के हम एक शाख निकाल लेते हैं, ओके, उसमें हम उसके कट करते हैं, एक नोक बनाते हैं जिसमें जड़ें छोटी छोटी निकल रही होती हैं, उसको हम ज़मीन में दबा देते हैं, उसको पानी वानी देते हैं, तो उससे क्या होता है कि दोबारा से वो हरा भरा हो जाता है और उसी में से नई शाखें डेवलप हो रही होती हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। अब यहाँ आपको बताया जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। वन मेल विच प्रोड्यूस द स्पर्म, एक मेल यानी कि नर का होना जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म, एंड वन फीमेल विच प्रोड्यूस द ओवम, और एक कौन होता है, फीमेल होता है जो ओवन जिससे बनता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम टू फॉर्म अ ज़ाइगोट। अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलते हैं तो ये एक चीज़ को जन्म देते हैं जो ज़ाइगोटा कहलाता है। ओके, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस अमल को फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, इसके अवामिल क्या हैं और इसमें इसकी टाइप कौन कौन सी हैं। नंबर 1 एसेक्सुअल, नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हमने आपको बताया था इनमें ये जो बताते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आर्टिफिशियल मेथड भी होता है, कई मेथड होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया और आपको मिसालें दी किन किन चीज़ में होता है। इसी तरह मैं अब आपको यहाँ पर बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। मेल पेरेंट्स स्पर्म अपना उससे खारिज होता है और फीमेल से आपको प्रोड्यूस करता है ओवम, और जब इन दोनों का मिलाप होता है तो फिर ज़ाइगोटा बनता है, और इस दोनों के अमल को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। In humans, the male reproductive organ are the testes which produce sperm. इंसानों के अंदर यानी कि जो रिप्रोडक्शन का अमल होता है, जो ऑर्गन सबसे ज़्यादा काम करता है वो स्पर्म कहलाता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर द ओवरीज विच प्रोड्यूस द ओवम। फीमेल्स में जो चीज़ काम करती है वो ओवरीज करती हैं और जो प्रोड्यूस करती हैं ओवम, और जब स्पर्म और ओवम साथ मिलते हैं तो फिर एक अमल शुरू होता है ज़ाइगोटा का, जो कि फर्टिलाइजेशन कहलाता है।
इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो पौधे फूल देते हैं, फ्लावर्स आर द प्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि एक फ्लावर के अंदर ही बीज होता है, वो जब हवा से या किसी परिंदे वगैरह के साथ इधर उधर फैलता है तो ये दोबारा पौधा जन्म लेता है। ओके, fertilization occurs after pollination when the male reproductive cell is a pollen grain fused with the egg cell within the volume in the ovary। अब इसमें आपको प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन का अमल बता रहे हैं कि किस तरह होता है। After fertilization, the oval change into seed and the ovary into the fruit। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो अमल शुरू होता है वो चेंज होता है सीड के अंदर, वो सीड में बदल जाता है, फिर ओवरी में से ये फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। द सीड begins to grow when it gets the right condition। वो सीड उस वक्त पलता फूलता पड़ता है जब उसको राइट कंडीशन में रखा जाता है, यानी कि उसको हवा पानी नमी की सही मिकदार मुहैया हो रही होती है। एक इंसान की हद तक भी अगर सोचें कि इंसान जब ग्रो करता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक माँ को सही तौर पे ग़िज़ा मिल रही हो, उसका हवा का इंटेक अच्छा हो, उसे पानी सही मकदार में मिल रहा हो। इसी तरह सेम एज़ जानवरों यानी कि एनिमल्स और प्लांट्स में भी होता है। माय डियर स्टूडेंट, आपके इस रिप्रोडक्शन के अमल में हमने आपको ह्यूमंस की भी मिसाल बताई थी और फ्लावर्स की भी बताई थी कि किस तरह इनमें ये अवामिल काम करते हैं। बहुत सारे पॉइंट जो हमने आपको बताए थे आपकी सहूलत के लिए, आपके कन्वीनियंट के लिए मैं उसको दोहरा रही हूँ। आपके रिप्रोडक्शन के अमल में दो चीज़ें काम करती हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, उसके बाद होता है फर्गमेंटेशन। सही है, फर्गमेंटेशन में वो स्प्रेड होता है 2-3 चीज़ों में और आगे बढ़ जाता है। नाउ हियर अब आपके लिए जो हमने दूसरा चैप्टर बताया था वो सीड का था, कि सीड किस तरह बढ़ता पड़ता फूलता है। ओके, हमारा जो जनवरी का चैप्टर था वो साउंड से रिलेटेड था कि साउंड क्या है, वो चैप्टर नंबर 14 अब एक जैसे कि आपने देखा चैप्टर नंबर 14 था। ओके, इसमें हमने सबसे पहले आपको साउंड के बारे में बताया था कि साउंड आवाज़ होती क्या है। सही है, इसके अवामिल कौन कौन से हैं, साउंड किस तरह ट्रैवल करती है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कितने मीडियम की ज़रूरत पड़ती है और ये हम तक किस तरह पहुंचती है। दूसरी ये कि मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड, हमने मेजरिंग ऑफ स्पीड ऑफ साउंड के बारे में की थी कि हवा में ये ज़्यादा तेज़ी से हरकत करती है या हम तक पहुंचती है, या पानी के ज़रिए हम तक ज़्यादा तेज़ी से, या भी हवा के ज़रिए। ओके, हमने ये आपको की पॉइंट्स बताए थे। अब हम यहाँ इसको दोबारा दोहरा लेते हैं। इसके लिए आप अपना 161 पेज ओपन करें बुक का और मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ। लिसन केयरफुली and watch this video very carefully to understand this chapter। Okay, sound is a kind of energy। हमने आपको सबसे पहली बात इसमें जो बताई, साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, कि साउंड एनर्जी की एक किस्म है। ओके, a vibrating source can produce sound। अच्छा, आवाज़ से पहले एक सबसे पहली चीज़ जो बनती है, हमने आपको इस चैप्टर में बताया था, वो वाइब्रेशन है। किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन से साउंड पैदा होती है। इज इट क्लियर टू यू? साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल। अब वो बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना वो ये है कि साउंड रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। आवाज़ को हरकत में करने के लिए, हम तक पहुंचने के लिए, सफ़र करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है।
विदाउट एनी मीडियम साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकती, एक आवाज़ हम तक पहुंच ही नहीं सकती. ओके, इज इट क्लियर टू यू? साउंड इज ट्रांसमिट to us by the compression and the refrigeration produced by the vibrating body in the medium around it. कोई भी साउंड जो है वो ट्रांसमिट करती है हम तक किसके ज़रिए? वाइब्रेटिंग के ज़रिए. एक चीज़ वाइब्रेट होती है, उसकी साउंड बनती है, फिर वो हम तक पहुंचती है. आपकी समझ में ये बात आई जो आपको बताया जा रहा है कि साउंड के लिए किसी भी मीडियम का होना ज़रूरी है. विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती. साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. फिर हमने आपको बताया था कि साउंड जो है वो वैक्यूम के ज़रिए ट्रेवल नहीं करती. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस. फिर आपको बताया गया कि साउंड जो है ट्रेवल करती है, सफ़र करती है गैसेस के ज़रिए. सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, सॉलिड के ज़रिए और लिक्विड्स के ज़रिए. अब गैसेस में आप कहेंगे गैसेस क्या चीज़ है, किसके ज़रिए आवाज़ हम तक पहुँचे? ऑफ कोर्स एयर. क्या है? एयर एक गैस है. ओके, तो एयर के ज़रिए हम तक साउंड पहुँचती है. इसके बाद सॉलिड्स, मतलब ये कि अगर हम लकड़ी पे कान लगाएं तो हमें आवाज़ महसूस होगी. हम ज़मीन पर कान लगा के सुने तो हमें दूर से आती हुई ट्रेन का पता चल जाएगा. ओके, इसी तरह अगर हम लिक्विड पे ध्यान दें तो इसके बबल्स वगैरह जो बनते हैं उनसे भी साउंड क्रिएट होती है. द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू एयर इन 330 मीटर्स पर सेकेंड. अब सबसे बात जो हमें समझ लेनी चाहिए स्पीड के बारे में. यहाँ हमने स्पीड की मेजरिंग करी कि आखिर वो कितनी देर में हवा से होते हुए हम तक पहुँचती है. तो इसका जो हमने पैमाइश की, इसकी जो हमने मेजरिंग की, तो पता चला कि 330 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये पर सेकेंड में जो हम तक पहुँचती है वो 330 मीटर्स होती है. नॉइज इज़ एन अनप्लेजेंट साउंड. फिर हमने बात की थी इस चैप्टर में नॉइज़ की. साउंड के बाद जो नंबर आता है वो नॉइज़ का होता है. नॉइज़ मीन वेरी अनप्लेजेंट साउंड. इसमें बार्किंग ऑफ डॉग भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा तेज़ लाउड गाना भी हो सकता है, चीखने की लड़ने की आवाज़ भी हो सकती है, या धमाकों की आवाज़ भी हो सकती है. ये हैं तो साउंड, बट जब हम उनको अनप्लेजेंट फील करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है नॉइज़ का. ओके, अंडरस्टैंड? नॉइज़ pollution is a health hazard and make us easily irritated and prone to mental tension. ओके, यहाँ आपको बताया जा रहा है कि ये तमाम जो साउंड होती हैं जो कि अनप्लेजेंट होती हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन पैदा करती हैं और दे आर हेल्थ हैज़र्ड, यानी कि हेल्थ को मुतासिर करती हैं. तेज़ आवाज़ से इंसान बहरा भी हो जाता है. बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ से इंसान के जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है ब्लड प्रेशर तेज़ होता है और इंसान की सेहत मुतासिर होती है. हेल्थ हैज़र्ड इसको इसलिए कहा गया है कि बहुत ज़्यादा जब तेज़ आवाज़ होती है इससे इंसान की नींद पूरी नहीं होती है, और जब इंसान की नींद पूरी ना हो तो ऑब्वियसली इज़ इंजूरियस फॉर योर लाइफ. तेज़ आवाज़ हमें इरिटेट करती है, परेशान करती है, हम बेजार से हो जाते हैं. हमारा दिल नहीं चाहता कि हम फिर कोई काम करें, हमारा दिल चाहता है बस ये आवाज़ बंद हो जाए. ये आवाज़ हमें अच्छी मालूम नहीं हो रही होती, नॉइज़ जिसे कहते हैं. एंड देन वी कॉल इट नॉइज़ पॉल्यूशन. कि क्या पॉल्यूशन है, ये सब क्या हो रहा है. पूरी ज़िंदगी एक मैस से बन जाती है, किसी काम को आप एक कंसिस्टेंसी से कर ही नहीं सकते. फिर मेंटल टेंशन का बायस बनती है, इंसान के सर में दर्द हो रहा होता है और फिर वो किसी भी काम का नहीं रहता.
Noise pollution is also harmful to our ears and other body organs. नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है बता रहे हैं कि हमारे ईयर्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इससे क्या होता है कि कान के पर्दे जो हैं वो फट जाते हैं। ओके, इंसान को सही सुनाई नहीं देता। इसके अलावा और दूसरे भी बहुत से ऑर्गन हैं जो मुतासर होते हैं। इंसान के हाथ काँपने लगते हैं, उसका दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। ये तमाम अवामिल जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने आपको जो कुछ बताया वो इस की पॉइंट के ज़रिए सारे जो की पॉइंट्स आपको बताए गए थे समझा दिया गया। इस चैप्टर में एनर्जी साउंड में एक्चुअली है क्या, हम बात किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। पहले हमने आपको साउंड की बात बताई कि साउंड एक्चुअली है क्या, फिर हमने आपको इसके मीडियम्स के बारे में बताया कि किस तरह से ट्रैवल करती है। देन वी टोल्ड यू अबाउट इस मेजरिंग कि हम इसकी मेजरिंग क्या करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। एक छोटा सा आंसर होगा कि नॉइज़ पर साउंड पर सेकंड कितने उसमें ट्रेवल करती है, तो इसका जवाब होगा 330 पर मीटर पर सेकंड पे ये ट्रैवल करती है। ओके, नॉइज़ के बारे में जब हमने आपको बताया कि नॉइज़ जो है ये हार्मफुल होती है हमारी सेहत के लिए, हेल्थ हज़ार्ड है, तो इसका मतलब यही था कि हम इसको कम से कम पैदा करें नॉइज़ को। लेकिन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर जगह पर एक नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट है। आप सड़क पे देख लें, बसों के, गाड़ियों के जो आवाज़ें होती हैं वो हमारी ज़िंदगी में एक बेचैनी सी पैदा कर देती हैं, हमारे सर में दर्द हो रहा होता है। इसी तरह जब प्लेन बहुत तेज़ी से उड़ता है और हम अगर कहीं एयरपोर्ट के करीब रह रहे हों, तो ये भी हमारी सेहत को मुतासिर करता है क्योंकि इससे हमारी नींद वगैरह पूरी नहीं हो रही होती। माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए ये ज़रूरी है बता दूं, इसकी जो एक्सरसाइज हमने आपको करवाई थी, आपको लास्ट वीडियोस में दिखाई गई थी, दी थी, उनके जवाब मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगी। बिकॉज इट्स वेरी इजी टू योर अंडरस्टैंड कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ जाएं। वीडियो में आप लोग जो पिक्चर के वो लेते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं, तो उससे आपकी तस्वीर ब्लर हो जाती है और आपको आंसर लिखने में बड़ी तकलीफ़ हो रही होती है। तो हमने बेहतर ये समझा कि अब आपको थ्रू व्हाट्सएप इसके क्वेश्चन आंसर देंगे। माय डियर स्टूडेंट, हियर इज़ द टाइम ऑफ योर इंस्ट्रक्शन। आप लोग के लिए इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ लास्ट वीडियो ऑफ मंथ ऑफ जनवरी। आपका सारा काम हो चुका है। आपकी पिछली जो वीडियोस गई हैं, अगर एक आध कोई सवाल रह भी गया है तो मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शो करूँगी उसको, और जितना भी आज रिवीजन वर्क आपका हुआ है वो सब आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शो करूँगी ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो उस वक्त जब हम व्हाट्सएप ग्रुप पर होंगे। तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी कि इस आंसर में क्या है या इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है। My dear student, as you all know that your syllabus of this year is completed, मंथ ऑफ फेब में हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन आंसर करेंगे एंड इन द मंथ ऑफ फरवरी इंशाल्लाह वी ऑल टुगेदर हम एक साथ होंगे और अपना रिवीजन बहुत अच्छे से करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, टेक फुल इंटरेस्ट ऑफ दिस वीडियो क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस सारा बता दिया गया है कि हमारे पिछले मंथ्स के चैप्टर में क्या था। ये वीडियो इसीलिए दी गई है कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, आप लोग को जो बात समझ में नहीं आ रही है यू कैन अंडरस्टैंड। माय डियर स्टूडेंट, आई अगेन रिक्वेस्ट यू डू योर असाइनमेंट वेरी केयरफुली एंड सबमिट इन एज पर योर इंस्ट्रक्शन। आपको जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि कौन से वक्त आपको ये स्कूल में जाकर सबमिट करना है और कौन सा वक्त आपको लेके जाना है। मैं अभी भी देखती हूँ कि देयर आर लॉट ऑफ कॉपीज़ इन आवर ऑफिस रूम जो कि आप लोग अभी तक नहीं ले गए। व्हाट इज दिस बेटा, इट्स नॉट गुड, यू हैव टू कंप्लीट एंड यू हैव टू रिसीव योर कॉपीज़ बैक ऑन टाइम क्योंकि हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है और भाई कहीं मिसप्लेस हो जाए तो आपके लिए मुश्किल होगी। सो काइंडली come on time and take your all copies on time.
Okay, dear. Inshallah, we will meet again in our month of February. Inshallah. Goodbye.